31 से करते हैं। 31 में देखो कुछ ऐसे दिया हुआ जो आपने 11th में भी पढ़ा हुआ है, सेम टू सेम। आपने 11th में डेप्रिसिएशन पढ़ा है तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे भी है, जैसा आपने फाइनल अकाउंट की बैलेंस शीट में किया था ना, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही करना है, कैलकुलेशन करनी है। एक बार रिवाइज करवा देते हैं, बाकी आपको आता ही होगा। चलो देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है 31 में, क्या कह रहा है? कह रहा है एक फर्नीचर था जिसकी बुक वैल्यू है 1 अप्रैल 2018 को, बुक वैल्यू दे रखी है 1 अप्रैल 2018 को, कितनी? 60,000, 60,000, ठीक है, 60,000 दे रखी है। फिर कह रहा है हाफ ऑफ दिस फर्नीचर इज सोल्ड फॉर 20,000, कि भाई इस फर्नीचर में से 60,000 की जो वैल्यू दी है, इसमें से आधा फर्नीचर आपने बेच दिया, ठीक है। ट्रीटमेंट बतानी है हमें, कैसे करनी है ट्रीटमेंट, कौन कौन से अकाउंट में क्या क्या आएगा वो बताना है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने बैलेंस शीट उठा ली, ठीक है। बैलेंस शीट में फर्नीचर लिख दिया, 60,000 रुपए का लिख दिया। कह रहा है आधा सेल हो गया, तो भाई आधा सेल भी कर दिया, कितना बच गया? 30,000 का फर्नीचर आपके पास बच गया। अब ये पूछ रहा है कि भाई फर्नीचर पे आपको लॉस कितना हुआ है। तो देखो लॉस के लिए जो कैलकुलेशन करनी होगी वो देखो कुछ ऐसे करनी होगी। अब देखो लॉस कैसे निकाला, मेरी 60,000 का फर्नीचर था, जिसमें से देखो 30,000 मैंने इस तरफ डाल दिए, ये डाल दिया मैंने फर्स्ट वाली फर्नीचर के लिए, दो पार्ट में मैंने इसे डिवाइड कर दिया, और ये डाल दिया मैंने सेकंड के लिए, ठीक है। ये फर्स्ट के लिए, ये सेकंड के लिए। देखो फर्स्ट वाले को सीधे सीधे ले लो, 30,000 का फर्नीचर है, 10% एप्रिसिएशन लग रहा है, वो भी पर एनम, 10% पर एनम। तो 30,000 का 10% कितना हो गया? 3,000 हो गया। 30,000 का 10% 3,000 हो गया, ठीक है। तो इसका डेप्रिसिएशन तो निकल के आ गया हमारे पास, फर्स्ट वाली मशीनरी का डेप्रिसिएशन, ये हमारा फर्स्ट का डेप है, ठीक है। अब सेकंड वाली ले लो भाई, सेकंड वाली 30,000 की सेल करिए, हाफ मशीन सेल करी है। आप याद रखना जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो आपको बुक वैल्यू पे कैलकुलेट करना है, ना कि मार्केट वैल्यू पे। जैसा कि क्वेश्चन में उसने गिवन दे रखा है कि मार्केट वैल्यू कितनी है उसकी, 20,000 है, यानी कि सेल आपने 20,000 में करी है। लेकिन डेप्रिसिएशन जो आप कैलकुलेट करोगे उसकी बुक वैल्यू पे करोगे, यानी कि 30,000 पे करोगे। देखो 30,000 रुपए का फर्नीचर और 10% डेप्रिसिएशन के लिए कह रहा था। अब 10% तो उसने बोला, तो 30,000 का 10% इसका भी 3,000 हो गया। लेकिन ये मशीनरी जो सॉरी ये फर्नीचर जो उसने बेचा है, ये फर्नीचर जो उसने बेचा है वो बेचा है कब? सितंबर में, सितंबर के लास्ट में। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ 6 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। पूरे ईयर का तो हो गया आपका 3,000, तो हाफ ईयरली कितना हो गया? 1,500। 1,500 हमने डेप्रिसिएशन लिख दिया भाई, 30,000 का फर्नीचर, 1,500 तो डेप्रिसिएशन लग गया। अच्छा डेप्रिसिएशन तो आपको पता होगा ना क्या होता है, किसी फिक्स एसेट्स की जो वैल्यू गिर जाती है टाइम की वजह से, उसकी डैमेज की वजह से, या और भी आपने पढ़े हुए 11th में उन चीजों की वजह से, उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है भाई। अब देखो 1,500 का डेप्रिसिएशन लग गया, अब उसकी फर्नीचर की वैल्यू क्या बच गई? 28,500 बच गई। अब कह रहा है 28,500 रुपए का फर्नीचर मैंने बेच दिया 20,000 में। तो इसका मतलब क्या है भाई, 28,000 रुपए की चीज, 28,500 की चीज 20,000 में बेचोगे तो क्या हो जाएगा? आपको लॉस हो जाएगा 8,500 का। अब आ जाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, लॉस पूछ रहा था, लॉस निकाला हमने भाई, लिखी हमने सेल वैल्यू, यानी कि सॉरी बुक वैल्यू लिखी हमने, कितनी थी? 30,000। डेप्रिसिएशन यहाँ पे लेस किया हमने, डेप्रिसिएशन यहाँ पे लेस किया 1,500। वैल्यू कितनी बच गई? बुक वैल्यू कितनी बच गई? ये हो गई मेरी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी बच गई मेरी? 28,500 रुपए, ठीक है भाई। 28,500 रुपए मेरी बुक वैल्यू बच गई करंट में, डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद। अब उस 28,500 की फर्नीचर को मैंने 20,000 में बेच दिया, तो मेरे को सीधे सीधे निकल के क्या आ गया? 8,500 का लॉस। और जैसा कि पीएनएल में हम लॉस दिखाते थे पिछले साल 11th में, ऐसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड पे हमें लॉस दिखाना है, और अगर मेरी इनकम हुई होती तो मैं इसको क्रेडिट साइड पे दिखाता, लेकिन लॉस हुआ है इसलिए हमने डेबिट साइड पे दिखाया है। यहां तक क्लियर है कि लॉस कैसे निकाला? अब देखो आगे देखते हैं भाई, लॉस भी निकाल दिया। देखो यहाँ पे बैलेंस शीट में तो ज्यादा कुछ करना नहीं है, फर्नीचर की अमाउंट लिखी, उसमें से सेल वैल्यू लेस कर दी, इसका डेप्रिसिएशन इसकी वैल्यू के साथ ही लेस हो गया, ठीक है। तो आपको इसका डेप्रिसिएशन लगाने की अलग से जरूरत नहीं है, ठीक है। जो मशीन जो फर्नीचर बचा हुआ था उसका डेप्रिसिएशन आपको लगाना है, जो कि ये लगा रखा, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है।
ये लगा दिया, जो वैल्यू बच गई वो यहाँ पे लिख दी, बैलेंस शीट का काम खत्म। अब यहाँ पे एक चीज और रह जाती है, जब आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गया, आपका अंदर डेप्रिसिएशन एक टाइप का लॉस होता है, साल में जो मुझे लॉस हुआ है वो मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना भी पड़ता है, तो भाई आपको डेप्रिसिएशन भी दिखाना पड़ेगा। देखो दोनों डेप्रिसिएशन निकाले थे हमने, फर्स्ट का ये और सेकंड का ये सेकंड का डेप्रिसिएशन निकाला था 1500, हाफ ईयरली लिखना था जो। तो देखो फुल ईयरली जो 30,000 पे डेप्रिसिएशन लगा वो कितना लगा 3000, और जो आधी बेची हुई मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगा वो कितना लगा 1500। तो टोटल हमें लॉस कितना हुआ 4500 रुपए का, जो कि हमें कहाँ शो करना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरीके से ट्रीटमेंट होगी फिक्स एसेट्स की। चलो क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। देखो 32 में क्या क्या दे रखा है इसमें। 32 में एक फर्नीचर की वैल्यू दे रखी है 2,20,000 ऑन 31 मार्च 2018 को। साल के शुरुआत में 2,20,000 रुपए का फर्नीचर है हमारे पास। फिर कहता है उसमें से 20,000 रुपए का बेच दिया, ठीक है, वो भी 20% लॉस पे। उसने सेल वैल्यू नहीं दी, आपको सेल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। बुक वैल्यू दे रखी है कि कितने का फर्नीचर बेचा है। उसके बाद कहता है कि 10% डेप्रिसिएशन दे रखा है और एक फर्नीचर और खरीदा है उसने, ठीक है। तो देखो पहले हम वर्किंग नोट बना लेते हैं, उसके बाद बाकी की कैलकुलेशन करेंगे। तो मैंने इस फर्नीचर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक मेरा रिमेनिंग बचा हुआ, एक मैंने जो न्यू परचेज किया, एक मैंने जो सेल कर दिया। तो पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो जो रिमेनिंग बचा हुआ फर्नीचर है उस पे तो आपको पता है पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, है ना। तो जो मेरा 2 लाख का फर्नीचर था, 10% डेप्रिसिएशन लगा तो 20,000 आ जाएगा। 20,000 डेप्रिसिएशन निकल गया इसका, बिल्कुल क्लियर। जो वैल्यू बच गई इसकी 1,80,000 बच गई। उसके बाद जो मेरा सेकंड फर्नीचर था वो मैंने 1,50,000 का परचेज किया था। कब? अक्टूबर में परचेज किया था। अक्टूबर में परचेज किया तो देखो डेप्रिसिएशन कितने मंथ का लगेगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो भाई 10% निकालो, इसका 10% निकाला तो कितना हो गया 15,000, 6 महीने का लगेगा तो 1/2 से डिवाइड कर देना, आपका 7,500 आ जाएगा, ठीक है। लेस करो, जो इसकी वैल्यू बचेगी वो इतनी बचेगी। डेप्रिसिएशन इसका कितना है 7,500। अब आ जाओ तीसरी वाली कैलकुलेशन पे। देखो तीसरी वाली कैलकुलेशन पे क्या क्या दे रखा है। कहता है फर्नीचर जो थर्ड मैंने लिखा है, फर्नीचर जो बेच दिया उसने 20,000 का बेच दिया, यानी कि उसकी बुक वैल्यू थी ये 20,000 जो हमने लिखी हुई थी, ठीक है। और कहता है इस पे 20% लॉस पे बेचा है, ये भी चीज उसने बोली हुई है। पहले तो इसका डेप निकाल लेते हैं। 20,000 का फर्नीचर था, ठीक है। बेचा कब है इसने बेचा है भाई दिसंबर में बेचा है। दिसंबर में बेचा तो अप्रैल से लेके दिसंबर तक 9 मंथ होते हैं, तो 9 मंथ का कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन के, पूरे साल का कैलकुलेट कर दो। तो 9 महीने का मैंने डेप्रिसिएशन निकाला, तो भाई देखो साल भर का 2,000 हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा 9 महीने का निकालने के लिए 9/12 से डिवाइड कर दूंगा। 9/12 से डिवाइड करने के बाद मेरा जो निकल के आएगा वो आएगा कितना 1,500 रुपए आएगा, यानी कि 1500 मेरा डेप्रिसिएशन आ गया, मैंने लेस करा, यानी कि मेरी वैल्यू कितनी बच गई, मेरी जो बुक वैल्यू बच गई करंट की डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद वो 18,500 बच गई, 18,500। अब इसने शुरुआत में एक लाइन बोली थी आपको कि 20% लॉस पे उसने सेल करा है, 20% लॉस पे उसने सेल किया, 20% लॉस पे। तो वो जो 20% निकालना है ना लॉस, वो इस वैल्यू पे नहीं निकालोगे आप निकालोगे डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी, ये आपकी करंट बुक वैल्यू कहलाती है। इस पे आप वो 20% कैलकुलेट करोगे, क्योंकि आपको पता है जो लॉस कैलकुलेट होता है वो इस वैल्यू से होता है, ठीक है। तो भाई इसका मैंने 20% निकाला तो मेरा 3,700 आ गया, यानी कि 3,700। अब देखो 18,500 की मेरी फर्नीचर बचा हुआ था, जिसमें से मेरे को लॉस हो गया 3,700 का। तो इसका मतलब मैंने उसको बेचा कितने में होगा 14,800 रुपए में बेचा होगा, यानी कि मेरी सेल वैल्यू 14,800 रुपए है। 14,800 में बेचूंगा, 18,000 का फर्नीचर 14,800 में बेचूंगा, जब भी 3700 आएगा ना 3700, तो ठीक है। इसमें से ये डिवाइड करना, आपको सेल वैल्यू मिल जाएगी। ये मेरी क्या है, ये मेरी सेल वैल्यू है, या इसको मार्केट वैल्यू भी बोल सकते हो, ठीक है। अब चलो इसकी ट्रीटमेंट कर लेते हैं। इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, देखो ट्रीटमेंट करने के लिए चलो पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे आ जाते हैं। सब चीज तो हमने निकाल ली। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, लॉस दे रखा था, तो भाई लॉस मैंने सीधा 3,700 उठाया और यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। आपको पता है लॉस है, एक्सपेंडिचर साइड पे आपको दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ता है। डेप्रिसिएशन देखो तीनों का निकल के आ गया, फर्स्ट का, सेकंड का और
थर्ड का, तीनों उठाए, तीनों यहाँ पे लिख दिए, टोटल करके बाहर लिख दिए। इनकम एक्सपेंडिचर का काम खत्म। और तो इसमें कुछ करना नहीं है, कोई गेन वेन हुआ नहीं है क्योंकि लॉस हुआ था तो लॉस लिख दिया हमने, डेप्रिसिएशन लिख दिया। अब आ जाओ बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में भाई क्या रहा था, 2,20,000 का फर्नीचर था स्टार्टिंग में, भाई 2,20,000 हमने लिख दिए, उसमें से 20,000 का बेच दिया था। याद रखना हमेशा बैलेंस शीट में जो लेस करोगे ना वैल्यू, वो बुक वैल्यू लेस करोगे जो दी होती है कि इतने का फर्नीचर बेच दिया था, ठीक है, वो वाली बुक वैल्यू नहीं, डेप्रिसिएशन के बाद वाली नहीं, पहले वाली लेस करोगे, ठीक है। हमने 20,000 लेस किया, जो बचा मेरा 2 लाख बच गया, 2 लाख बच गया। उसके बाद कहता है एक फर्नीचर और परचेज किया उसने जिसकी वैल्यू थी 1,50,000, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर ऐड कर देंगे, कितना हो गया मेरा 3,50,000 हो गया। अब देखो फर्स्ट और सेकंड दोनों थे मेरे फर्नीचर, दोनों का डेप्रिसिएशन मैंने कैलकुलेट करके इकट्ठा यहाँ पे लिख दिया, फर्स्ट और सेकंड का। आप चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, दोनों का लिख के आप इस वैल्यू में से लेस कर देना, जो वैल्यू बचेगी वो यहाँ पे लिख देना, वो आपकी करंट फर्नीचर की बुक वैल्यू कहलाएगी, ठीक है, उसको यहाँ पे लिख देना। बस इसके साथ ही ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा और इसमें कुछ करना नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। देखो 33 में क्या कह रहा है, कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस टू बी डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कि भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो एक्सपेंस शो करो जो डेबिट होंगे, ठीक है। एक एक्सपेंस की कैलकुलेशन करने को क्या रखा है, कौन सा एक्सपेंस है, सैलरी। सैलरी की कैलकुलेशन दे रखी है, हमने 11th में भी करी है, फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो प्रीपेड, आप जानते हो प्रीपेड का मतलब क्या होता है, प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस में पे कर देना, एडवांस में पे कर देना। आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब हो गया, आउटस्टैंडिंग का मतलब हो गया कि किसी को देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग का मतलब हो गया आपने उससे सर्विसेज ले ली लेकिन उसको पेमेंट नहीं करी है। प्रीपेड का मतलब क्या हो गया, सर्विसेज नहीं ली लेकिन पेमेंट कर दी है, ठीक है। तो उसी की कुछ कैलकुलेशन दे रखी है। देखो कहता है कि सैलरी पेड अमाउंटेड 2,04,000, यानी कि साल में 2,04,000 रुपए की सैलरी पे करी है, आपने लिख दिया 2,04,000 रुपए। उसके बाद कह रहा है प्रीपेड सैलरी ऑन 31 मार्च 2018, यानी कि साल के शुरुआत में अगर आपने एडवांस पे किया है तो इसका मतलब उस बंदे से एक साल के अंदर तो काम करवा ही लोगे, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, साल के शुरुआत वाला आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, साल के शुरुआत वाला एडवांस आपको ऐड करना पड़ेगा, यानी प्रीपेड ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद कहता है प्रीपेड ऑन 31 मार्च 2019, साल के लास्ट में आपने किसी को एडवांस दिया है तो इसका मतलब अगले साल के लिए दिया होगा, तो इसका मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कहता है आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 31 मार्च 2018, साल के शुरुआत में आउटस्टैंडिंग है तो कब का होगा, साल के शुरुआत में किसी का पैसा देना है तो इसका मतलब पिछले साल का देना होगा, ठीक है। तो उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, हम लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग को, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग को, यानी कि 2018 में जो आउटस्टैंडिंग था उसको, ठीक है। उसके बाद कहता है आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 31 मार्च 2019, साल के लास्ट में अगर किसी को पैसा देना है तो जाहिर सी बात है इस साल का ही काम करवाया होगा, जब भी उसको पैसा देना है तो उसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। दो चीज ऐड, दो चीज लेस। देखो 2,04,000 रुपए आपने टोटल पे करे थे, उसमें से कुछ पिछले साल का पे किया था और कुछ करंट ईयर का पे नहीं किया था, तो जो पिछले साल का पे किया था उसको लेस कर दो, ठीक है, और जो करंट ईयर का आपने पे नहीं किया उसको ऐड कर दो, यही करना होता है आपको। ये दोनों आइटम ऐड करो, ये दोनों आइटम लेस करो, जो आपकी टोटल अमाउंट आएगी वो आएगी 2,13,000, जो आपको शो करना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड पे। अब देखो इस क्वेश्चन में तो नहीं बोला हुआ, मैं फिर भी बता देता हूँ, अगर इसकी आपको बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट करनी पड़ जाए तो देखो क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या क्या जाएगा, इसमें से 2019 वाले आइटम जाएंगे, आउटस्टैंडिंग जो सैलरी है वो आ जाएगी मेरी लायबिलिटी साइड पे, ठीक है, और प्रीपेड जो सैलरी है 2019 की, सिर्फ 19 की चीज आएगी, 19 की चीजें 2019 की प्रीपेड सैलरी आ जाएगी मेरी एसेट साइड पे, ठीक है। उसके बाद जो दो चीजें बची हैं वो ओपनिंग बैलेंस शीट में चली जाएगी, सेम टू सेम प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग की तरह। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। देखो पहले वाले में डेबिट बताना था, ये जो एक्सपेंस डेबिट हो रहा है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए। अब क्रेडिट वाला हमें इनकम बतानी है, कैलकुलेट कैसे करी जाए। यहाँ पे लॉकर रेंट दे रखा है मेरे को, ठीक है, लॉकर रेंट कहता है लॉकर रेंट रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, बोल सकते हो आप 52,000, ठीक है, 52,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। 52,000 के अंदर मेरे पिछले साल की इनकम भी इंक्लूड होगी और नेक्स्ट ईयर का एडवांस भी इंक्लूड होगा, इसलिए मेरे को एड लेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या क्या ऐड होगा क्या क्या लेस होगा वो देख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग दे रखा है और एडवांस दोनों दे रखा है। आउटस्टैंडिंग आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दे रखा है। देखो साल के शुरुआत में अगर आपका आउटस्टैंडिंग है
साल की शुरुआत में आपको पैसा मिलना बाकी है, याद रखना। वहां पहले वाले क्वेश्चन में पैसा देना बाकी था, यहाँ पे पैसा मिलना बाकी है, तो बिल्कुल अलग चीज है। तो साल की शुरुआत में अगर आपको पैसा मिलना बाकी है तो जाहिर सी बात है पिछले साल का रहा होगा, तो आप क्या कर दोगे, ओपनिंग और आउटस्टैंडिंग लेस कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एट द एंड, यानी कि 2019 का जो आउटस्टैंडिंग दे रखा है भाई साल के लास्ट में आपको किसी से पैसा लेना है तो करंट ईयर का लेना होगा, तो करंट ईयर वाले को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है, साल के लास्ट में जो है। उसके बाद एडवांस, एडवांस की बात कर लेते हैं भाई। एडवांस साल के शुरुआत में आपको किसी ने एडवांस दिया है तो आपको सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसको, है ना, सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी कि साल के शुरुआत वाला एडवांस आपका इस साल की इनकम के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो साल के शुरुआत वाला एडवांस आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, यानी कि एडवांस 2018 यानी पिछले साल के एंड में जो एडवांस दिया गया वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद इस साल के लास्ट में जो एडवांस दिया गया है वो कब के लिए दिया गया होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए दिया गया होगा आपको, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको लेस करना पड़ेगा, ठीक है। दो आइटम ऐड, दो आइटम लेस, जो आपकी इनकम आएगी वो ये होगी, ठीक है। अब चलो इसकी ट्रीटमेंट भी बता देते हैं, बिल्कुल उसकी उल्टी, जैसे वो पिछले वाले क्वेश्चन में करी थी उसका बिल्कुल उल्टा है ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे इनकम हो रही है, वहां पे एक्सपेंस हो रहा था, तो देखो यहाँ पे एडवांस साल के लास्ट में जो आपने एडवांस दिया है, सॉरी साल के लास्ट में अगर आपको कोई एडवांस मिला है तो इसका मतलब वो क्या है, आपकी लायबिलिटी है। किसी ने आपको एडवांस दे दिया तो उसका मतलब क्या है कि आपको उसको सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एक टाइप से आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो साल के लास्ट वाला एडवांस आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखोगे। और आउटस्टैंडिंग साल के लास्ट में आउटस्टैंडिंग है तो इनकम की बात हो रही है, वहां पे आउटस्टैंडिंग को आपने लायबिलिटी साइड दिखाया था, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग को आप एसेट साइड दिखा रहे हो। क्यों, क्योंकि ये आपकी इनकम है, साल के लास्ट में किसी से पैसा आना है तो कैश आना होगा, है ना, आपकी एसेट्स एक आना बाकी रह गई है, तो आपको इसको एसेट साइड में दिखाना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग एट 2019, ठीक है। और बाकी जो दो बचा वो बिल्कुल ओपनिंग बैलेंस शीट में इसी तरीके से चला जाएगा। चलो और आगे बढ़ते हैं, अब फुल लेंथ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का मैं क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 35, प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ चीजें लिखनी है, तो चलो छटाई करते हैं, छाट छाट के लिखनी पड़ेगी आपको, कौन सी चीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी, कौन सी बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट तो यहाँ पे आपको बनानी नहीं है, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट नीचे दे रखा है, सबसे पहले रिसिपिएंट पेमेंट में बैलेंस बीडी लिखा हुआ है, बैलेंस बीडी का मतलब होता है कैश, तो कैश तो इसमें आता नहीं है तो आपको कैश लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन, आपको पता है सब्सक्रिप्शन आपकी एक इनकम होती है, तो हमने वो इनकम साइड पे लिख दी बाय सब्सक्रिप्शन के नाम से 9 लाख रुपीस। उसके बाद वो बोल रहा है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपको पता है आपकी एक एसेट्स होती है, तो एसेट्स तो भाई इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगी, बैलेंस शीट में जाएगी एसेट साइड पे, तो उसे भी लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दे रखा है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, देखो फर्नीचर की सेल दे रखी है 30,000 रुपए की, फर्नीचर की सेल दे रखी है 30,000 रुपए की, और उसके नीचे लिखा हुआ है बुक वैल्यू फर्नीचर की थी 40,000 रुपए, यानी कि 40,000 रुपए का फर्नीचर 30,000 रुपए में बेच दिया तो आपको होगा लॉस कितना, 10,000। वो लॉस आपको दिखाना पड़ेगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड पे। याद रखना फर्नीचर की सेल नहीं दिखानी, फर्नीचर की सेल जो आपको दिखानी पड़ेगी वो बैलेंस शीट में लेस करके दिखानी पड़ेगी, यहाँ पे सिर्फ आपको उसका लॉस या प्रॉफिट दिखाना होगा। अब इसमें लॉस हुआ है तो हमने लॉस दिखा दिया। उसके बाद डोनेशन दे रखा है, सिंपल डोनेशन लिखा हुआ है, दो टाइप के डोनेशन होते हैं, एक स्पेसिफिक और एक जनरल, तो यहाँ पे इसने डोनेशन लिखा है तो इसका मतलब जनरल में काउंट होगा, स्पेसिफिक का मतलब किसी स्पेशल चीज के लिए डोनेशन मिलना, तो थ्योरी की क्लास लेंगे जब उसके बारे में और बताएंगे। अभी सिंपल डोनेशन लिखा हुआ है तो सिंपल डोनेशन इनकम साइड में हम दिखा देंगे, क्योंकि डोनेशन हमारी इनकम होती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद सैलरी, सैलरी आपको पता है एक्सपेंस होता है, तो सैलरी कौन सी साइड आएगा, एक्सपेंडिचर साइड में आएगा 4,80,000। उसके बाद रेंट दे रखा है, रेंट भाई 50,000 पे किया है तो रेंट भी हमारा एक्सपेंस होता है। अच्छा एक चीज और, आपको कैसे पता चल रहा है कि रेंट रिसीव किया है कि पे किया है, भाई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड पे रेंट लिखा है तो इसका मतलब पे किया होगा, इसलिए ये एक्सपेंस है, ठीक है 50,000। उसके बाद स्टेशनरी कह रहा है, भाई स्टेशनरी, स्टेशनरी भी हमारे लिए क्या होती है, एक्सपेंस होती है, इसलिए स्टेशनरी को भी हमने
लिख दिया। उसके बाद डिफेंस बॉन्ड, देखो डिफेंस बॉन्ड आपका बैलेंस शीट के अंदर आता है। बॉन्ड के बारे में और बताऊंगा जब थ्योरी की क्लास लूंगा क्या होता है। तो अभी बॉन्ड को छोड़ दो, जब ये बैलेंस शीट में आता है, बैलेंस शीट हमें अभी बनानी नहीं है। उसके बाद फर्नीचर दे रखा है भाई, फर्नीचर अकाउंट भी नहीं बनाना, या बैलेंस शीट में फर्नीचर का है, हम फर्नीचर को बैलेंस शीट में शो करते हैं तो बैलेंस शीट भी नहीं बनानी, तो फर्नीचर की भी जरूरत नहीं है। डेप्रिसिएशन उसने दिया नहीं है जो हम लिखेंगे। उसके बाद बाईसाइकिल दे रखा है। बाईसाइकिल, देखो बाईसाइकिल का मतलब क्या हो गया, एक एसेट्स हो गई। साइकिल एक ऐसी चीज होती है जो एक साल से ज्यादा चलती है, तो एसेट्स होती है। एसेट्स इसके अंदर आती नहीं, बैलेंस शीट में आती है, वो भी नहीं लिखनी। उसके बाद बैलेंस सीडी दे रखा है, यानी कि फिर से कैश दे रखा है, तो कैश हमें लिखना नहीं है। देखो हमें क्या क्या लिखना था, लॉस लिखना था, लॉस लिख दिया, सैलरी लिख दी, रेंट लिख दिया, स्टेशनरी लिख दी, सब्सक्रिप्शन और डोनेशन लिख दिया। देखो 9,10,000 उधर का हो रहा है हमारा, 9,10,000 इधर के ये चार आइटम में प्लस करके उसमें से लेस कर दूंगा तो मेरा 3,50,000 जो बचेगा वो मेरा सरप्लस होगा। अब ये पता कैसे चलेगा कि सरप्लस है डेफिशिएट है, याद रखना इसमें जैसे पीएनएल में हमारा लॉस और प्रॉफिट चल रहा था, वैसे इसमें मेरी दो चीजें चलती है, सरप्लस और डेफिशिएट। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा सरप्लस है या डेफिशिएट है? अगर मेरी इनकम मेरे एक्सपेंडिचर से ज्यादा है तो मेरा क्या आएगा, मेरा सरप्लस आएगा। अगर मेरा एक्सपेंस मेरा एक्सपेंडिचर मेरी इनकम से ज्यादा है तो मेरा क्या होगा, डेफिशिएट होगा। डेफिशिएट को मैं इस साइड पे लिखूंगा। अगर इस साइड पे लिखना पड़ रहा है तो डेफिशिएट, और इस साइड पे लिखना पड़ रहा है तो सरप्लस। चलो और क्वेश्चन बाकी देखेंगे, कल एक थ्योरी की क्लास लेंगे, उसके बाद आगे के क्वेश्चन हम रिपीट करेंगे।